तैयार हो जाइए साल के आखिरी दिन के बड़े एक्शन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से हल्की मजबूती और थोड़ी सुस्ती के संकेत हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में लगातार 3 दिनों तक रिकॉर्ड हाई बनने के बाद साल के आखिरी दिन आज क्या 14,000 को टच करेंगे, पार करेंगे, टिकेंगे? क्या एक्सपायरी 14,000 के पार हो पाएगी? और क्या करें तैयारी आप अगली सीरीज की, अगले साल की और पूरे अगले दशक की? जी हाँ, ये होगा आज का खास फोकस। तो शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। साल का अंत हो रहा है, पर ढेर सारी बातें करनी है अनिल जी के साथ, समझना है कि किस तरह का ये साल रहा और जैसे अनिल जी कह रहे थे आने वाले समय के लिए भी तैयारी करनी है। तो सर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। बताएं आज इस साल के आखिरी दिन के लिए ट्रिगर्स क्या हैं? दुनिया भर के बाजारों से ठीक है ट्रिगर्स दीप, कहीं कोई समस्या नहीं। और अमेरिकी बाजारों में छोटे से दायरे में रहा, 200 पॉइंट के दायरे में डाउन ने कामकाज किया। जितना सोचते थे उतनी बढ़त के साथ बंद नहीं हुआ, लेकिन 75 पॉइंट की बढ़त भी कम नहीं है। हरे निशान में दिखना चाहिए, उतना काफ़ी है। आजकल तो लाल में होने पर भी फर्क नहीं पड़ता, तो हरे में तो है। और डाउ फ्यूचर्स भी ठीक हैं, थोड़े से फ्लैट, थोड़े से मजबूत नजर आ रहे थे। लास्ट मैंने देखा तो हरे निशान में ही दिख रहे थे, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बाकी ज़्यादातर बाजार बंद हैं, जो खुले हैं वो आधा दिन के लिए, नाम के लिए खुले, काम के लिए नहीं। एक्शन कम रहेगा, वॉल्यूम्स कम रहेंगे, रेंज कम रहेगी, और ऐसे में हमारे लिए खुला मैदान है आज खेलने के लिए। जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी बंद है और दिसंबर वायदा कारोबार की सीरीज की एक्सपायरी है। महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और पूरे 10 सालों का भी आखिरी ट्रेडिंग सेशन। तो उस लिहाज से दीप एक्शन भरपूर रहने वाला है। जी बिल्कुल अनिल सर, और एक्शन तो भरपूर रहा है ये पूरा साल ही, ये पिछले 2 महीने स्पेशली सर। पर मार्केट्स की तो हम रोज बात करते हैं सर, मार्केट्स की बात आज भी करेंगे, पर उससे पहले आपका ये जो 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रहा है मार्केट्स में, उस पर एक सवाल पूछना था सर कि इतने सालों में इतने सारे शोज आपने करे, इतने सारे मार्केट साइकिल्स देखे, 2020 जैसा एक इवेंटफुल ईयर आपने पहले देखा है सर, या फिर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल में इतनी सारी चीजें हुई हैं? सबसे ज़्यादा इवेंटफुल साल जो मैंने दीप देखा था वो 2008 का था, लीमैन ब्रदर्स के क्राइसिस के वक्त। उस समय मतलब वो पहला बड़ा एक्सपीरियंस था मार्केट का, जो हमने मतलब एकदम अच्छे से आंखों के सामने जिया, देखा, मिनट टू मिनट एक एक पल देखा था कि किस तरह से बाज़ारों में कोहराम मचा, क्या कुछ हुआ, और उसके बाद जो कुछ सेंट्रल बैंक्स के एक्शन हुए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो कुछ हमने देखा था वो एक तरफा पढ़ाई थी, वो सिर्फ नीचे नीचे गिरते वक्त क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन जो 2020 में देखा और समझा और सीखा, वो मुझे नहीं लगता कि मैंने 26 साल हो गए मुझे मार्केट में, 26 साल हो गए होंगे शायद, हाँ 94 से। तो मुझे नहीं लगता कि जितना इस साल सीखा है उतना कभी नहीं सीखा। 2-3 तरीके से दीप। एक तो ये कि इस साल जो शार्प फॉल आया, 2008 की पढ़ाई काम आई कि अगर तेज गिरावट होने के आसार आपको दिख रहे तो वहाँ कैसे समझना चाहिए। लेकिन इस साल एक और नई बात सीखी जो हमने 2000 और 2008 में, हमने मतलब मैंने 2000 और 2008 की मंदी में नहीं सीखी थी, क्योंकि 2000 की मंदी भी मैंने देखी, लेकिन 2000 की मंदी में उतना सीखने को नहीं मिला जितना 2008 की मंदी में सीखने को मिला था, और वो 2020 में काम आया। लेकिन 2020 की रिकवरी में जो हमने सीखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे काम आता हुआ दिखेगा। भरोसा तो था रिकवरी पर कि रिकवरी होगी और पूरा कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन इतनी फास्ट भी रिकवरी हो सकती है ये पहली बार सीखा है 2020 में। यानी कि बदलते हुए माहौल के साथ, पुराने डेटा के साथ आप रहें या पुराने अनुभव को नए माहौल के साथ मिक्स करें तो किस तरह से बेहतर फायदा हो सकता है, ये 2020 का सबसे बड़ा लेसन है। और दूसरी बात दीप, 2020 में जो एक सबसे सेटिस्फेक्शन देने वाली बात यह है कि बाजार ऊपर हो या नीचे हो, हर वक्त आपके लिए रिसर्च काम करती है, फॉर्मूला काम करता है, डेटा काम करता है। और हमने पहली बार कोशिश की, हिम्मत करके, मेहनत करके, कि एक बार बाजार के बॉटम बनने का फॉर्मूला बनाए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, काफ़ी गूगल किया, काफ़ी सर्च किया कि क्या कहीं कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके दम पर आप ये प्रेडिक्ट कर पाएँ कि बाजार का बॉटम बनता है। लेकिन वो कोशिश हमने की, वो कोशिश कामयाब रही, और उस कोशिश के दम पर अगर लोग उसे सही वक्त पर ले पाए और पैसा लगा पाएँ तो शायद मुझे लगता है कि वो बड़े फायदे की बात रही। तो ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि 2020 का साल लर्निंग्स का भी रहा है और अर्निंग्स का भी रहा है। अर्निंग्स का इसलिए आज से कि हमारी एग्जिट सबसे पहले हुई थी, एंट्री भी हमारी लगभग 75-80% निचले स्तरों पर हुई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और उसके बाद आपको दोनों तरफ अगर मौका मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे 26-27 साल के करियर में
मेरे ख्याल से लर्निंग और अर्निंग दोनों ही लिहाज से 2020 अच्छा साल रहा है। बिल्कुल, लर्निंग अर्निंग दोनों लिहाज से एक बहुत ही इवेंटफुल ईयर रहा है और काफी सारी चीजें इस साल ने हमें सिखाई हैं। अनिल जी, इंसिडेंटली आज कोरोना का एक साल पूरा हो जाता है सर। 31 दिसंबर को चीन ने ऑफिशियली कोरोना के बारे में दुनिया को जानकारी दी थी। हालांकि पहला मामला तो नवंबर में आ गया, कुछ अकाउंट से तो कह रहे हैं कि अक्टूबर में आ गया था, पर आज ऑफिशियली चीन ने दुनिया को इस वायरस के बारे में बताया था एग्जैक्टली एक साल पहले। तो कोरोना का जो ये प्रभाव रहा है मार्केट्स का, पहले फर्स्ट हाफ में इतना प्रभाव रहा और अब जो भी नेगेटिव खबर आती है उस पर कोई रिएक्शन नहीं आता। एक कमेंट्री सर ये कोरोना के साल पर भी। दीप, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार जैसा कि हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग रहते हैं और सबको पता है कि अब कुछ भी हो जाए, जो इनिशियल डर था वो खत्म हो चुका है। लॉकडाउन नहीं होंगे, लाइफ चलती रहेगी, वैक्सीन आपके सामने बंटने की तैयारी। और मैं तो सबसे बड़ी, अगर आप मुझे कहें कि विश करनी है अगले साल की, तो मैं यही विश करना चाहता हूं कि अगले साल जब 31 दिसंबर को आप और मैं दोनों शो करते हुए मिले इसी वक्त, तो हमें कोरोना डिस्कस ही ना करना पड़े। वो मतलब हम भूल ही जाएं कोरोना, अगर इतना दूर हो जाए, वैक्सीन आने के बाद, वैक्सीन लग जाए, मार्च अप्रैल मई तक सब लोग फ्री हो जाएं और उसके बाद दुनिया भर से कोरोना का नामो निशान खत्म हो जाए, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता 2021 में। बाजार तो ठीक है, ऊपर नीचे चलते रहेंगे, नीचे आएंगे तो भी पैसा लगाने का मौका मिलेगा और ऊपर जाएंगे तब भी लोग कमाएंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन जो कुछ 2020 में ये बड़ा हुआ, ये हमें अगले साल डिस्कस ना करना पड़े और बाजारों का रिएक्शन एकदम सही और एकदम जायज है। और आप देखिए दीप, जिस तरह का रिएक्शन बाजारों ने दिया है, अब पीछे से कंपनियों की कमाई वैसी दिख रही है। किसी ने, आपने, हमने, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि कंपनियों की कमाई इतनी दमदार आ सकती है। और वो शायद बाजार ने अपनी कलेक्टिव विजडम में सोचा, पैसा और फंडामेंटल्स दोनों जब साथ में आए तो सेंटिमेंट को ठीक कर देते हैं, और वही 2020 में सीखा है। तो तीनों फैक्टर्स जो बाजार को चलाने वाले हैं, सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म में, लिक्विडिटी मीडियम टर्म में और फंडामेंटल लॉन्ग टर्म में, इन तीनों ने अपना काम बखूबी 2020 में किया है। पहले सेंटिमेंट हावी हुआ, उसके बाद फंडामेंटल्स हावी है, और उसके बाद सेकंड हाफ 2020 में लिक्विडिटी हावी है जो बाजारों को ऊपर ला रही है, और बाकी सेंटीमेंट और फंडामेंटल उसे सपोर्ट करते हुए दिख रहे। तो इन तीन चीज़ों से जो मेरा मानना है कि बाजार बनता है वो एकदम परफेक्ट। मतलब अगर आप बाजार के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2020 से ज़्यादा आपको कोई सिखा सकता है, कोई साल सिखा सकता है। तो अगर आपने पैसा कमाया बहुत अच्छी बात है, नहीं कमाया और अगर कुछ सीखा है, ज्ञान कमाया है, तो भी आपका 2020 वेस्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जो ग्लोबल मार्केट्स और जो जिस माहौल में हम हैं, बहुत साफ है, और ये हमें समझना चाहिए कि बाजार आगे देख रहे हैं। आगे मतलब अब से 2-3 घंटा नहीं, 2-3 हफ्ते, 2-3 महीने नहीं, उन्हें 2-3 साल का आगे का व्यू दिख रहा है। और वो ये समझ में आता है कि कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की बात है कि आप कोरोना पर पार पा लेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। ये पहली और आखिरी बाधा नहीं है जो मानवता के सामने आई है, और इसे हम पार करके आगे निकलेंगे। और ये सबसे बड़ा लेसन बाजार ने दिया है, और अब भी मुझे लगता है 2021 में इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। बिल्कुल अनिल जी, तो ईयर 2020 इवेंटफुल रहा। इसको आप किसी भी तरह से देखें, लर्निंग के हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा है इस साल में। चलिए सर, आगे की बात करेंगे। एक्सपायरी का भी सेटअप समझना है, आज का सेटअप के बारे में भी बात करेंगे, पर एक थोड़ा ऑफ मार्केट टॉपिक और भी है, पर इस बारे में हमने हफ्ते की शुरुआत में भी चर्चा करी थी। एक अपील आपने भी ट्वीट करा था और अथॉरिटी से कहा था कि जो इनकम टैक्स फाइलिंग के रिटर्न की समय सीमा है उसको बढ़ा देना चाहिए। सीएस के पास प्रेशर बढ़ रहा है, सारा काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, काफी देरी हुई है, और फाइनली इस पर भी एक्शन आते हुए दिखा है। डिफरेंट डेडलाइंस अब कर दी गई हैं बढ़ाकर। कितना बड़ा राहत का संकेत हो सकता है, और ये जो एक्सटेंशन ये काफी रहेगी या अभी भी थोड़ा प्रेशर है? दीप, पहली बात तो ये कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ और सरकार ने इस बात को सुना, समझा और एक्सटेंशन दिया, इसके लिए उनका धन्यवाद। एक्चुअली मैं बताऊं कि आमतौर पर मैं जनरली जब मुझे फीडबैक लोगों से मिलता है और वाकई में लगता है कि समस्या काफ़ी है, और मैं उसे 2-4-5 लोगों से बात करके समझने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली दिक्कत क्या है। लेकिन इस केस में मैं कह सकता हूं कि वाकई में समस्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कंपनियों को अपना काम निपटाने में मुश्किल आ रही है। देखिए,
ऑडिट करने के पहले साइन करना होता है और साइन करने के पहले बड़ी जिम्मेदारी होती है। वैसे अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी ज़िंदगी में 1 लाख ऑडिट करे और उसमें से कोई 2 ऑडिट, 1 ऑडिट उसने गलत कर दिया, ख़राब कर दिया, तो बदनामी उसकी भी होती है, पूरे प्रोफेशन की। बाकी जो अच्छा काम किया वो लोग भूल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बिना ढंग से ऑडिट किए, और ढंग से ऑडिट तब हो जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर ढंग से बने। आप देखिए अभी भी ज़्यादातर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद है, स्टाफ पहुंच नहीं पा रहे हैं, कंपनियों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम में एक लिमिटेशन होती है, सीए के पास स्टाफ नहीं है, आर्टिकल्स नहीं है ऑडिट करने के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है। मैंने खुद ने रिटर्न भरे तो मुझे पता है कि कितनी मुश्किल आती है आपको अपने सीए के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिहाज से, और ये सारे काम टाइम से करने के लिहाज से। तो एक जायज़ मांग थी सीए फ्रेटर्निटी की इस एक्सटेंशन के लिए, जिसे सरकार ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुना और थोड़ा एक्सटेंशन दिया। लेकिन मेरा ये समझना है ये काफ़ी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा होता तो बेहतर था। 10 दिनों का एक्सटेंशन सैलरीड क्लास के लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करेगा। अल्टीमेटली 10 दिनों में क्या बदलने वाला है? 10 दिनों में ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ ओपन अप हो गया। इनफैक्ट अब तो और रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू वाले मामले आ रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, तो चीज़ें कोई बेहतर नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसको प्रॉपर एक्सटेंशन के तौर पर एक बार की फरवरी मार्च एंड तक पूरा कंप्लीट करके सबके लिए एक साथ एक ही तारीख करके कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बट अपनी अपनी कलेक्टिव विजडम में सब अपने अपने हिसाब से सोचते हो सकता है उनकी थॉट प्रोसेस कुछ अलग हो, हमारी थॉट प्रोसेस है। लेकिन मेरा अब भी स्ट्रांगली ये मानना है दीप कि एक्सटेंशन थोड़ा प्रॉपर, थोड़ा बड़ा, थोड़ा लंबा होना चाहिए, जिससे कि क्वालिटी काम हो सके। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं कि आप टैक्स भरने की या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जो तारीखें हैं, अगर आपको लगता है कि टैक्स पहले चाहिए सरकार को, टैक्स भरने का एक राउंड फिगर वाला कोई ऐसा सिस्टम बना ले कि भाई आपको इतना टैक्स तो सेल्फ असेसमेंट में भर ही देना है, रिटर्न आप आराम से बाद में फाइल करते रहें, फाइनल करते रहें। और फिर ऐसे में टैक्स पेयर्स को भी समझ लेना चाहिए कि ठीक है हमने ज़्यादा भर भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन कम से कम आप कंप्लायंस में लेट नहीं होंगे, ये बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है थोड़ा और एक्सटेंशन चाहिए, और शायद हो सकता है थोड़े समय बाद सीए फ्रेटर्निटी फिर से इस बात की मांग उठाए। लेकिन जिस तरह से छोटा एक्सटेंशन दिया है, मैं सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी कहना चाहता हूं कि भाई इस बार अब आप उम्मीद मत करें कि और एक्सटेंशन होगा। अगर सरकार का बड़ा एक्सटेंशन देने का मन होता तो अभी कर देते। ये छोटा एक्सटेंशन देके सरकार आपको ये संकेत दे रही है कि ये आखिरी एक्सटेंशन है, शायद इसके बाद ना हो, और आप अपना प्लान उसी हिसाब से करें। अब जैसे भी करें, जो भी करें, जिस तरीके से करें, लेकिन मेरे ख्याल से ये फाइनल एक्सटेंशन है, इसके बाद होना मुश्किल। बिल्कुल, तो ये शायद फाइनल एक्सटेंशन है। सीए कम्युनिटी के लिए आने वाले 10 दिन काफ़ी काम वाले हो सकते हैं, पर थोड़ा एक्सटेंशन है और डिफरेंट डेडलाइंस रख दी हैं, तो वहाँ पर आप नज़र रखें। चलिए सर, अब सेटअप समझते हैं, आज के सेटअप को भी समझाएं, पर उससे पहले ये पूरी जो एक्सपायरी रही है भरपूर एक्शन वाली, रिकॉर्ड फंड फ्लोज वाली, उसके बारे में भी समझाएं और उसका भी सेटअप जरा दें सर। दीप, एक्सपायरी के लिए हम सेट हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और बाजार एकदम मजबूती के साथ एक्सपायरी करने को तैयार है। उसकी वजह ये कि डेटा अच्छे हैं, बैलेंस डेटा है, और शॉर्ट कवरिंग का सहारा नीचे है, तो बड़ी गिरावट ना आनी है और नहीं कोई बड़ा उछाल भी आना है, क्योंकि आप ऐसे लेवल्स पर हैं जहाँ पर बड़े उछाल की भी संभावना कम है। और दूसरा ये कि आज पार्टिसिपेशन भी कम रहने वाला है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं, हर साल अगर 2 महीने आपको, मतलब अगर आप मुझे कहें कि भगवान से आज जो मांगना है मांग ले, तो मैं मांगूंगा कि बाजार के लिए हर साल कोई न कोई, भले ही वो नवंबर और दिसंबर ना हो, लेकिन नवंबर और दिसंबर जैसे 2 महीने आप बाजार में दे दें, बस उससे काम हो जाएगा। क्योंकि ये 2 महीने इतने परफेक्ट रहे हैं दीप, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे मार्च अप्रैल भी नहीं चाहिए कि एकदम बॉटम पे खरीदने को मिले, क्योंकि एकदम बॉटम पर कितने लोग ले पाते हैं ये आप और मैं जानते हैं। लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में जो पार्टिसिपेशन है, जो फ्लोज है, जिस तरह का रिटर्न कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने दिया है, वो 5-5 साल के इंतजार में नहीं होता। 2-2, 3-3 महीने में स्टॉक 50% से 100% बढ़ रहे हैं। जो ये फास्ट रिटर्न, जो, और वो रिटर्न भी कब हो पाता है जब आपका कॉन्फिडेंस हो। आपका कॉन्फिडेंस आई है, फ्लोज मजबूत है, इकोनॉमी में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, अच्छी खबरें आने की उम्मीद है। ये 4-5 कॉम्बिनेशन अगर आपको एक साथ मिले और आपको सालों की कमाई महीनों में हो जाए, महीनों की कमाई हफ्तों में हो जाए, हफ्तों की कमाई दिन में हो जाए, और तब आप अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा भी काम कर लेते हैं कि चलिए ठीक है, मूड माहौल ठीक है, आज नहीं तो कल बिक जाएगा, आप थोड़ा एक्स्ट्रा खरीद कर एक्स्ट्रा पैसा कमाने की भी कोशिश करते। तो दीप, मैं तो यही चाहूँगा हर साल 2 महीने, वो कोई भी हो, जनवरी फरवरी हो, जून जुलाई हो, या जो भी हो, लेकिन 2 महीने अगर ऐसे मिल जाए जो नवंबर और दिसंबर के 2020 ने दिए, तो कहने क्या,
जहाँ तक एक्सपायरी का सवाल है, 14,000 के आसपास कहीं कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। जो ब्रॉड रेंज मुझे नज़र आ रही है वो 13,935 से लेकर 14,050 की रेंज दिख रही है अभी डेटा के लिहाज से। देखते हैं धीरे धीरे कैसा डेटा डेवलप होता है, पूरा दिन आपके सामने है। लेकिन हाँ, कोई खास एक्सीडेंट हो एक्सपायरी पर इसकी आशंका नहीं है। बहुत धुआंधार तेजी हो जाए इसकी संभावना भी कम है। सीमित दायरे में काम करते हुए दिखेंगे, ऐसा ज़्यादा नजर आता है। बिल्कुल, तो सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिखेगा, यही एक एक्शन है। पर शानदार सीरीज रही है दिसंबर सीरीज और शानदार सीरीज रही है जहां तक नवंबर का भी सवाल था। आज का सेटअप फिर कैसे दिख रहा है सर, कहां पर नजर रहेगी और जो ग्लोबल मार्केट्स थोड़े बंद हैं उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? कल और आज के सेटअप में दीप कोई खास फर्क है नहीं, क्योंकि आप देखिए थोड़ा सा डेटा के लिहाज से निफ्टी की रेंज थोड़ी सी ऊपर आई। बैंक निफ्टी के तो डेटा में कोई खास परिवर्तन है भी नहीं, कमेंट्री में भी नहीं और लेवल्स में भी नहीं। तो एक बदला है, वो एक ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर किया। बाकी सारे संकेत वही सेम है, एफआईज पॉजिटिव, डीआईज नेगेटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटीमेंट ट्रेंड पॉजिटिव। और जो आज की स्ट्रेटेजी है उसमें और कल की स्ट्रेटेजी में कोई खास फर्क था नहीं। सपोर्ट लेवल के नज़दीक खरीदना है। कल भी आपको 13,850 13,875 का सपोर्ट रेंज दिया था, वहीं से बाजार घुमा है और आपने देखा वहां पर आपको अच्छा मौका मिला है। तो दिन के दौरान फिर मौका मिलेगा तो वहां पर खरीदारी करनी है। शॉर्ट कवरिंग आएगी, अगर 14,000 के ऊपर निकलकर आप टिकें, सस्टेन करें और थोड़ी देर ट्रेड करें तो जाहिर सी बात है वो शॉर्ट कवरिंग बाजार को 50 से 100 पॉइंट और ऊपर ले जा सकती है एक बार 14,000 के ऊपर टिकने के बाद। निचले स्तरों पर एफआईज की जो खरीदारी है और शॉर्ट कवरिंग जो है उससे सपोर्ट मिलता रहेगा और वो आपको लगातार निचले स्तरों से रिकवरी बताएगा और ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो ये आज की आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, उस लिहाज से आप देख सकते हैं। जहां तक लेवल्स और रेंज का सवाल है, पहले सपोर्ट जोन दे दूं। जो कल का सपोर्ट जोन है वही आज भी है, 13,850 13,875। पूरी संभावना है कि इसे हम होल्ड करेंगे। और दीप आप देखिए 13,875 के आसपास से ही कल के लोज से बाजार घुमा है और आपको बेहतरीन 100-125 पॉइंट की तेजी वहां से दी है। 13,750 13,800 ये एकेडमिक लेवल है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मंथली सीरीज की एक्सपायरी है और बड़ा दिन है तो आप अपने हाथ में रखेंगे ये स्ट्रेटेजी, ये लेवल तो ठीक रहेगा। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, निफ्टी में 14,025 14,075 आज के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर काम करेगा। अगर हमने 14,000 को पार किया तो उसके आसपास आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। लेकिन आज क्लोजिंग अगर 14,000 के ऊपर होती है तो ये सबसे ज़्यादा काम की होगी। 14,000 के ऊपर क्लोजिंग होने में बाजार के लिए ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग का और फ्रेश खरीदारी का ट्रिगर आज भी बनेगा और आने वाले समय में भी। तो ये डीप निफ्टी की आपकी सारी रेंज। अब आइए बैंक निफ्टी की रेंज आपको दे दूँ। बैंक निफ्टी की रेंज में 30,900 31,050 ये दिन का मजबूत सपोर्ट जोन है। और कल भी आप देखिए और परसों भी आप देखिए, दोनों दिन 31,000 के लेवल पर सपोर्ट लेकर बाजार घुमाया। कल भी आपको 31,000 का स्टॉप लॉस दिया था, इंट्राडे भी और क्लोजिंग पे न ट्रिगर हुआ, 5-7 पॉइंट से बचा, वापस ऊपर आ गया। तो आपके लिए सिंपल 30,900 31,050 ये बाय जोन मानकर चलना है। इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, फिर भी एक रेंज एक्सपायरी के लिहाज से आपके हाथ में रखिए। 30,750 30,850 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए दिन की हाई रेंज 31,500 31,575 कल वाली ही है। कल भी आप 31,500 से घूम गए, आज भी यही रेंज रहेगी। इसके ऊपर निकले संभावना कम है लेकिन फिर भी रखिए आप, और वो होगी 31,750 31,800 की बड़ी सपोर्ट, बड़ी जोन जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ये बड़े लेवल्स दीप आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जिसमें कल और आज में कोई खास बदलाव है नहीं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बड़े लेवल्स और जिस तरह से एक्शन बन रहा है कोई ज़्यादा बदलाव तो नहीं आते हुए दिखा है, पर ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग मूव बाजार की रहेंगी, ये एक गारंटी है। सर, दिन के लिहाज से क्या रेंज इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप? 13,900 14,000 इसके पहले 13,935 एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। मुझे लगता है वो भी शायद ना टूटे, वहीं पर से ही खरीदारी के मौके बन जाएंगे। लेकिन 13,900 14,000 दिन की छोटी रेंज है। 13,875 14,050 दिन की मीडियम रेंज है। 13,850 14,075 ये दिन की बड़ी रेंज। इस 3 रेंज पर फोकस करिए निफ्टी के लिहाज से, ट्रेड करने के लिहाज से। तो फिलहाल जो मैं लेवल देख रहा हूँ ऊपरी तरफ 14,075 के आसपास के देख रहा हूँ, इसके ऊपर के नहीं देख रहा हूँ। और ये सारे लेवल्स निफ्टी के स्पॉट लेवल से। बैंक निफ्टी के स्पॉट लेवल 31,000 31,500 कल ही की रेंज दोनों तरफ की आज भी रहने वाली है। 30,900 31,575 दिन की मीडियम रेंज है।
और बड़ी रेंज आपके लिए निकल कर आएगी 30,750 से लेकर 31,750, ये 1000 पॉइंट की। इसमें भी कोई खास बदलाव नहीं, जब बैंक निफ्टी नहीं बदला वहीं का वहीं रहा तो हमारे लेवल क्यों बदलेंगे, ये सिंपल है। एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी कम हुई है दीप, 67% से घटकर 63%, 4% एफआईज ने लॉन्ग पोजीशन कम की है। पुट कॉल रेशो जस का तस है, कोई खास बदलाव नहीं, विक्स भी कोई खास बदलाव नहीं, 2% बढ़ा है, तो डेटा स्टेबल है दीप। बिल्कुल स्टेबल डेटा है, कोई कल और आज में ज्यादा बदलाव नहीं है जहां तक पोजीशनिंग का सवाल है, पर इंटरेस्टिंग सेशन के लिए तैयारी है, ये जानने लिए जरूरी है। पोजीशन सर एग्जिस्टिंग है, क्या करना चाहिए? देखिए दीप, अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 13,900 का बनता है, लेकिन एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो मैं आपको स्टॉप लॉस 13,900 देता, लेकिन चूंकि एक्सपायरी का दिन है थोड़ा आप वोलेटाइल मूव देख सकते हैं, इसलिए बेहतर ये होगा सेफ साइड पर 13,850 का स्टॉप लॉस रखें, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। मैं जानता हूँ थोड़ा दूर है, लेकिन जिनको बहुत छोटी रिस्क रखनी है वो फिर 13,925 का ही रख लें, वो भी आपके लिए काम कर सकता है। 13,925, 13,900, 13,850, आप अपनी रिस्क के बेसिस पर इन तीन में से जो स्टॉप लॉस आपको चूज करना कर लीजिए। तो मैं सबसे कम रिस्क वाला स्टॉप लॉस जो दे रहा हूँ वो 13,850 का, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी सिंपल 31,000 का स्टॉप लॉस है, इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये क्लियर कट है। शॉर्ट पोजीशन के लिए कल वाला स्टॉप लॉस कल भी ट्रिगर नहीं हुआ, आज के लिए अब 14,050 रखिए। थोड़ा सा आपको और सेफ्टी चाहिए तो 14,075 का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 14,050, 14,075 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। बैंक निफ्टी पर कल भी 31,500 का दिया था, 31,505 हुआ था, 510 हुआ था, वो एक मोमेंट के लिए, अगर उसे आप मान लें कि ट्रिगर हुआ तो अलग बात है, नहीं माने तो 31,500 के आसपास का स्टॉप लॉस आपका अब भी यही रहना चाहिए शॉर्ट साइड पर। तो ये आपके लिए डीप, लॉन्ग और शॉर्ट पर दोनों स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस, कहां पर रखने हैं स्टॉप लॉस, ये ध्यान रखिए। नई पोजीशंस कैसे बनाए सर आज? खरीदे निफ्टी 13,850 के स्टॉप लॉस के साथ 13,935, 13,900 की रेंज में एंट्री करने की कोशिश करें, अगर वहां आता है तो 14,000, 14,025, 75 और 14,100 ये होंगे आपके ऊपर के टारगेट खरीदारी करने के लिए आज से। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो ऊपर में बेचने का एक मौका देख सकते हैं, 14,050, 14,100 की रेंज में अगर आता है तो, और वहां पर 14,150 का एक क्लियर कट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। और यहाँ पर 14,000, 13,975 और 13,935, इन तीन टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए यहाँ पर बिकवाली, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो। खरीदे बैंक निफ्टी 31,000 क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, 31,400, 500, 31,575, 31,750 और 31,825, ये सारे के सारे लेवल याद ही हो गए हम, तो ये सारे लेवल्स हैं जो आज आप ऊपर की तरफ लेकर चल सकते हैं। 31,500 एक थोड़ी सी हल्की रुकावट का लेवल है, ये पार हुआ तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक उसी तरह से जैसे 14,000 पार हुआ निफ्टी पर तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 31,500, 31,575 में ही बूट बनाएंगे कि यहीं बेच दें, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको सेफर साइड पर 31,750, 850 की रेंज दूंगा जहां पर बेचना सेफ है आपके लिए। कल भी यही स्ट्रेटेजी थी, 31,900 का स्टॉप लॉस, 31,600, 31,525, 31,425 और 31,350, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आप ऊपरी स्तरों पर कर सकते हैं बिकवाली। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए नई पोजीशंस बनाने के लिए सलाह, किस तरह से एक्शन देखना है ये आप जरूर ध्यान रखें। सेक्टर सर कौन से फोकस में रहेंगे आज? सीमेंट कल का एक्शन जो बना है सीमेंट में आज भी थोड़ा कंटिन्यू करेगा, अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। इकोनॉमी में रिकवरी के जो संकेत आ रहे हैं, स्टील की डिमांड है, सीमेंट की डिमांड है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है। रियल एस्टेट में थोड़ी सी सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये एक सेक्टर है जो आज भी फॉलो अप बाइंग दिखाएगा। और कुछ लार्ज कैप्स के बाद मिड कैप, स्मॉल कैप सीमेंट कंपनियों में भी एक्शन बढ़ना चाहिए। सरकारी कंपनियां मजबूत थी और रहेंगी, और साथ ही आपके लिए मिड कैप्स भी और एक्शन में आते हुए दिखेंगे। तो ये आज के लिए सारे सेक्टर से दीप। ओके, तो सीमेंट कल का स्टार सेक्टर आज भी आपको आज फोकस में दिख सकता है, नजर रखिए। मिड कैप्स, पीएसयूज वहां पर तेजी बनी रहेगी। वायदा कारोबार का अपडेट सर, आखिरी बार इस सीरीज के लिए कैनरा बैंक की वापस एंट्री हो गई है, एक ही दिन के लिए बाहर आया था। पीएनबी अभी भी बैन में बना हुआ है, पर सेल स्टील अथॉरिटी ये बैन से बाहर आ गया और कल स्टॉक पर जबरदस्त एक्शन भी आते हुए दिखा था। अच्छा सर, डेटा अब थोड़ा विस्तार में समझाएं। ये पूरा साल ही फंड फ्लोज के लिए तो काफी एक्टिव रहा है, क्या समझना चाहिए एफआई के डेटा की तरफ से सर?
दीप बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1825 करोड़ की दमदार खरीदारी एफआईएस की है। बढ़िया बात एक और ये कि घरेलू फंड ने थोड़े से हाथ रोके हैं, सिर्फ 600 करोड़ की खरीदारी की है। अब हो सकता है इसमें कोरोमंडल की जो डील हुई है, बड़ी ब्लॉक डील हुई है, उसमें एफआईएस की तरफ से बड़े आंकड़े आए होंगे, उसके डिटेल्स आए नहीं है, तो हो सकता है कुछ ब्लॉक डील्स का भी कमाल हो जिसकी वजह से एफआईएस की बड़ी खरीदारी दिखी है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी बिकवाली है 468 करोड़ की। अगर इस डेटा में एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर कहीं है तो वो सिर्फ ये है कि कल एफआईएस की तरफ से इंडेक्स में तगड़े शॉर्ट बने और आप देखिए इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 4% आई है 63% पे। तो कल पहली बार ढंग की शॉर्ट्स एफआईज ने बनाई है इंडेक्स में, ये कल मुझे दिखा। अब ये एक्सपायरी के हिसाब से बनी है, लेकिन एक्सपायरी के हिसाब से शॉर्ट क्यों बनाएंगे, या फिर 14,000 के आसपास एफआईज को लगता है कि इसे पार करना टिकना मुश्किल होगा। तो अगर आज दीप बाजार के लिए ऊपर में रुकावट आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उसका एकमात्र संकेत ये है कि 14,000 के आसपास एफआईज ने कल इंडेक्स में अच्छे खासे शॉर्ट बनाए, और ये छोटे नहीं बनाए, अच्छे बनाए। मैं फिर बता रहा हूँ, अच्छे बनाए। तो ये, और जो इंडेक्स में भी निफ्टी में भी उनकी नेट शॉर्ट पोजीशन होती है जो 22% से बढ़कर 26% आई है, 4% नेट शॉर्ट बढ़े हैं एफआईज की तरफ से। इसका मतलब ये है कल पहली बार एफआईज ने थोड़ा ऊपर के लेवल पे इंडेक्स में शॉर्ट किया, और आज के लिए एकमात्र नेगेटिव ट्रिगर यही है, एकमात्र नेगेटिव ट्रिगर कि एफआईज ने कल क्यों बेचा। अब जरूरी नहीं कल बेचे, आज बेचे, लेकिन मैं कल के डेटा आज एनालिसिस कर रहा हूँ और उसके हिसाब से ये समझ में आता है कि ऊपरी लेवल पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है कि क्या आज फिर से एक झटका दे सकता है क्या मार्केट दिन के दौरान, और वो मिले तो बढ़िया, वहाँ से आप फिर से एंट्री कर लें, और अगर सुबह मिल जाए तो वहाँ से कर लें, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो मौके दोनों तरफ मिलेंगे, और अगर एक मौका मिलना है तो ये एफआईएस के डेटा के दम पर। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा आपको बता दूँ। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, कोई खास बदलाव नहीं, और निफ्टी में 18 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में, लेकिन देखते हैं क्योंकि वो कल अब एक्सपायरी के हिसाब से कल पोजीशन थोड़ी बनी है। 13,900 इमीडिएटली सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 43 लाख शेयर पुट में है, 18 लाख शेयर कल ही उसमें एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस में जुड़े हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रेडर्स मानकर चल रहे हैं कि एक्सपायरी 13,900 के नीचे नहीं होगी। पहला संकेत आपके लिए ये। 14,000 के ऊपर एक्सपायरी होने की संभावना भी थोड़ी कम दिख रही है। फिलहाल 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 14,000 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन दीप एक चीज़ जो बहुत अच्छी दिख रही है, और जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि जितना गैप से खुले उतना जल्दी हम रिकवर होंगे, और वो रिकवरी की रेंज 13,900 13,935 पहली होगी। उसका वजह ये है कि 13,900 के ऊपर जब निफ्टी है तो ऑलरेडी 1 करोड़ 10 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं 13,900 तक, यानी कि वो शॉर्ट हैं। 13,950 के ऊपर अभी निफ्टी है तो ऑलरेडी 1 करोड़ 30 लाख शेयर शॉर्ट हैं, और अगर गलती से 14,000 पार होकर टिक गया तो फिर 1 करोड़ 80 लाख शेयर आपके निफ्टी पर कॉल राइटर्स शॉर्ट होंगे, जो कवर करने के लिए भी तैयार आते हुए दिखेंगे। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है डेटा में वो 13,900 14,000 की रेंज निकल कर आ रही है। 14,000 के ऊपर निकलेंगे तो 50 पॉइंट की जगह बनेगी 75 पॉइंट की। 13,900 के नीचे गए तो 50 पॉइंट की जगह 13,850 तक की खुलती है। ये सिंपल डेटा में दिख रहा है। बैंक निफ्टी 31,000 मजबूत सपोर्ट, और आपका क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस भी, जहां 10 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ऊपर की तरफ 31,500 रुकावट का लेवल है, 12 लाख शेयर है और वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 31,300 आज का निर्णायक लेवल है, और लग ऐसा रहा है कि शायद 31,300 के ऊपर टिकने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि वहां पर 8 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो ये शुरुआती कारोबार 31,300 की रेंज में रहना चाहिए बैंक निफ्टी पर, यह नजर आ रहा है आज के सेशन में। और निफ्टी पर शायद 13,900 13,935 के आसपास अच्छा सपोर्ट आपको दिख सकता है। जी दीप। अनिल जी, कोई संभावना है 14,000 के ऊपर एक्सपायरी की, ये मान सकते हैं? अभी कम दिख रही है दीप, जो 14,000 के ऊपर की एक्सपायरी की संभावना फिलहाल तो डेटा नहीं कह रहे हैं। उसका एक ही कारण हो सकता है कि अगर वाकई में ग्लोबल मार्केट्स ज़्यादा मजबूती दिखा दे, डाउ फ्यूचर्स 200-250 पॉइंट ऊपर हो जाए। देखिए शॉर्ट्स तो हैं, शॉर्ट्स काफ़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 14,000 पे है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का जो 14,000 पे, उसको पार करने के लिए आपके पास दमदार ट्रिगर्स चाहिए ग्लोबल मार्केट से। वो आपको अगर ऊपर ले जाएंगे तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी। एक चीज़ बहुत साफ है कि नीचे सपोर्ट बहुत है और अच्छा खासा है, तो आप गिरेंगे नहीं, और अगर लाल निशान में खुलेंगे नीचे आए तो तुरंत खरीदारी भी आएगी। लेकिन फिलहाल मेरे पास ऐसे संकेत नहीं जिसके बेसिस पे मैं आपको ये कह सकूं कि 14,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी। शायद आपको अच्छा ना लगे सुनने में, लेकिन मेरे पास डेटा में है नहीं दीप अभी इस वक्त।
चलिए, डेटा में 14,000 के ऊपर एक्सपायरी नहीं दिख रही है, पर इवेंटफुल डे हो सकता है, ये आप मान लें और इसकी तैयारी कर लें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहने वाला है, कुछ दमदार पिक्स हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से अनिल जी हमें दे रहे हैं। तो एक और गिफ्ट आपके लिए, स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। इस स्टॉक ऑफ द डे को थोड़ा आप पोजिशनली और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देख सकते हैं, क्योंकि कल काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि इतनी सीमेंट कंपनियों में तेजी हो रही, कोई एक अच्छा सीमेंट स्टॉक आप बताओ। तो मैंने देखा बिरला कॉर्प मुझे समझ में आता है, ये एक स्टॉक है जहाँ पर अच्छी वैल्यू है, अट्रैक्टिव वैल्यूशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दीप देखिए, आज अगर इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे जाएं, ऐसा ही प्लांट आपको फिर से खड़ा करना हो तो ये प्लांट कम से कम दुगने दाम पर खड़ा होगा, यानी कि अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर आधे पर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिस तरह के पी मल्टीपल्स पर और जिस तरह से ईवी ईबिटा पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूशन है। अपने रीजन्स में ऑलमोस्ट ये लीडर है, जहाँ जहाँ इनके प्लांट्स हैं, जहाँ जहाँ इनकी कैपेसिटी है, वो एक इनको प्राइसिंग पावर भी देती है। और दूसरी बात है कि हाल ही में कंपनी ने एक्सपांशन किया है, वो 20 MTPA का लगभग कैपेसिटी हो चुका है। तो उस लिहाज से एक्सपांशन का बेनिफिट अब आते हुए दिखेगा। अब शायद ज़्यादा एक्सपांशन और करना नहीं है, कैपेक्स होगा नहीं, तो आपके कैश फ्लोज मजबूत रहेंगे। सीमेंट की डिमांड तो स्ट्रॉन्ग है ही है, भाव स्ट्रॉन्ग है, जितना सीमेंट बनाने सारा का सारा बिक रहा है। तो मुझे लगता है ये एक, और पहले कुछ फैमिली इश्यूज़ को लेकर भी बिरला कॉर्प में बातें थी, उस वजह से शायद ये स्टॉक उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया दूसरे सीमेंट शेयरों के मुकाबले में। लगता है वो भी जो है मामला सब सेटल हो चुका है, सॉर्ट आउट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी वैल्यू वाला स्टॉक है और बिरला ग्रुप से है, तो कोई ऐसी पेरेंटेज को लेकर और इनकी जो गवर्नेंस को लेकर कहीं कोई अब इशू है नहीं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक है जो कमाल कर सकता है 770 के छोटे टारगेट के लिए और 800 रुपये के आसपास तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए बिरला कॉर्प में खरीदारी करने की राय। ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जो आपके पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, अगर आप थोड़ा लंबे अवधि के लिहाज से, मीडियम अवधि के लिहाज से, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देख रहे हैं तब भी कर सकते हैं। जी। ओके, तो बिरला कॉर्प पर रखिए नजर, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी यहां पर रखिए नजर। सीमेंट पैक में अच्छा एक्शन है, कंपनी स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स काफी सारे हैं और आगे जाकर अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। नजर रखिए बिरला कॉर्प पर। आइए बता देते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। वरुण, कुशल और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के लिए ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? डेफिनेटली दीप, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ट्रिगर एक ही कंपनी के लिए आज, वो है MTNL। यहाँ पे बॉन्ड्स के जरिए करीब 2138 करोड़ जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगने वाले हैं, तो यही एक ट्रिगर है। इसके अलावा खबरों के चलते जो स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले हैं उसमें फाइजर और एस्ट्राजेनेका है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को SEC बैठक में मंजूरी नहीं मिली है। दरअसल मंजूरी से पहले SEC ने सीरम इंस्टीट्यूट से और जानकारी मांगी है, भारत बायोटेक से भी कोरोना वैक्सीन पर और भी जानकारी मांगी गई है और 1 जनवरी को एक्सपर्ट पैनल जो है वो फिर से मीटिंग करने वाला है। इसके अलावा वेदांता, राधिकापुर वेस्ट कोल माइन जो है इन्होंने जीत लिए, कोल ब्लॉक जो है इन्होंने जीत लिया है। खदान का कुल 312 मिलियन टन के आसपास का भंडार है और प्रति वर्ष 6 मिलियन टन के एक्सटेंशन करने की भी अनुमति मिल गई है। तो इस कंपनी के लिए एक बड़ी खबर आती हुई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, ये जितनी भी डिफेंस कंपनीज है आज आपके फोकस में होना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट्स को मंजूरी दे दी है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स इस मिसाइल के इंटीग्रेशन पे काम कर रहे थे। सरकार का इस पूरे सेक्टर पे काफ़ी फोकस है और सरकार ने डिफेंस एक्सपोर्ट से $5 अरब का लक्ष्य रखा है। और अगर आप महाराष्ट्र में रहते तो आज 11 बजे के पहले पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में आज रात 11 बजे के बाद खाने की होम डिलीवरी जो है वो नहीं होने वाली है। रेस्टोरेंट्स 10:30 बजे के बाद कोई भी खाने का ऑर्डर नहीं लेंगे। नाइट कर्फ्यू से होम डिलीवरी की स्थिति साफ नहीं होने के कारण ये फैसला लिया गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है जुबिलेंट फूड वर्क्स, बर्गर किंग, वेस्ट लाइफ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जैसे कंपनीज के लिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए कुशल से भी जान लेते हैं कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक इस पर फोकस रखे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यहां पर आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में करीब 23% हिस्सेदारी बेचने की योजना है 595 करोड़ रुपए में। और यहां पर जो बेल्जियम बेस्ड एजीएस है उनके साथ जो है फाइनल स्टेजेस पर अब बातचीत है। और यहां पर एजीएस स्टेक का जो है अभी जो मौजूदा हिस्सा है 26% है, वो बढ़कर 49% होता हुआ दिखेगा। और यही नहीं, एडिशनली 4% स्टेक बेचने की भी योजना जो है फेडरल बैंक की बनती हुई नजर आ रही है। मौजूदा जेवी में देखेंगे तो आईडीबीआई का जो करंट स्टेक है वो 48% का है और फेडरल बैंक का 26% का स्टेक है इस जेवी में। अभी फाइनोटेक्स केमिकल यहां पर नजर रखिए, पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने यहां पर ऑलमोस्ट 66 लाख शेयरों की खरीदारी की है, तो यहां पर काफी डेफिनेटली आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है। मैक्स फाइनेंशियल, यहां पर मैक्स वेंचर्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने ओपन मार्केट में कंपनी के करीब 3.5 लाख शेयर बेचे हैं, तो नेगेटिव फंड एक्शन यहां पर आया है। कुछ बल्क डील्स है मेरे पास, जहां पर केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, यहां पर प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट फंड ने करीब 10 लाख शेयरों की खरीदारी की है 428 रुपए 50 पैसे के भाव पर। साथ ही जीएमआर इंफ्रा, यहां पर नेगेटिव बल्क डील हुई है, जहां पर प्रमोटर जीएमआर एंटरप्राइजेज ने करीब 6.5 करोड़ शेयर्स, यानी इक्विटी के लिहाज से देखेंगे करीब 1.1% इक्विटी है, 27 रुपए 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं। इसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज अगेन प्रमोटर ने खरीदारी की है यहां पर 23 से 28 दिसंबर के बीच करीब 12.5 लाख शेयरों की। साथ ही आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर नेगेटिव प्रमोटर एक्शन हुआ है, जहां पर दो प्रमोटर्स ने 28 से 29 दिसंबर के बीच करीब 43,000 शेयरों की बिकवाली की है। आईएसजीसी हैवी इंजीनियरिंग में पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन है, जहां पर प्रमोटर यमुना सिंडिकेट ने 29 दिसंबर को करीब 20,000 शेयरों की खरीदारी की है। और अंत में वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, यहां पर प्रमोटर वियर एंटरप्राइजेस ने 28 से 29 दिसंबर के बीच 15,000 शेयरों की खरीदारी की है। तो ये है वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आपको आज खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ। वक्त है एफआईआर का। साल के आखिरी दिन एफआईज ने कितना काम किया ये बताने के लिए तैयार है हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। साल के आखिरी दिन और वर्क फ्रॉम होम होने के बाद भी एफआईज ने बिल्कुल काम नहीं किया है। एक भी रिपोर्ट नहीं है आज। हाँ? एक भी नहीं है। अरे फिर पहले बता देते, मैं आज छुट्टी रख लेता आपकी। आप आएंगे फिर आज ऑफिस? अनिल जी वीकली एक्सपायरी, माफ कीजिएगा मंथली एक्सपायरी है। रिपोर्ट ढूंढने आए तो मिली नहीं। चलिए ठीक है बाबा, आप आई गए तो काम कर लीजिए। वैसे है ना, अगर आपकी जगह मैं होता और मेरे बॉस अगर मुझे ऐसा पूछ लेते तो मैं यही कहता, ठीक है सर कल की छुट्टी दे दीजिए, कल भी तो न्यू ईयर है, कल भी तो एफआई छुट्टी पे, कल तो आज तो मार्केट भी खुले, कल तो मार्केट भी बंद है। लेकिन अफसोस आशीष, आप ये मौका मिस कर गए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, जब आ ही गए तो हम सब मिलकर काम करते हैं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, अगर आप चाहें तो अभी वैसे आप कल की हमें छुट्टी दे सकते हैं, क्योंकि कल वैसे भी बाकी सारे ग्लोबल बाजार तो बंद ही रहेंगे, तो एक डिसीजन इस पर लिया जा सकता है। सर दीप की आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो हेलो, दीप की आवाज नहीं आ रही है। अगर मेरी आवाज एक्सचेंज तक पहुंच जाए और छुट्टी हो जाए तो फिर मैं दीप की आवाज भी सुनूंगा। बढ़िया बात है सर, पर मूड मस्ती का माहौल है, एक्सपायरी की तैयारी है और एक्सपायरी के दिन एक्शन भरपूर होने वाला है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी हैं, कुणाल जी हैं, किरण जी हैं, सेठी साहब हैं, और रोज की तरह हम उनकी पिक ऑफ द डे तो लेते ही हैं और पिक ऑफ द डे उनकी लेंगे भी। पर क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, हमने सोचा कि एक बार एक छोटा सा रिकैप हो जाए। काफी इवेंटफुल रहा है ये साल बाजारों के लिए, हमारे लिए काफी सारी नई चीजें सीखी हमने, जिसके बारे में अनिल जी बता रहे थे। तो एक ईयर ऑफ लर्निंग रहा है 2020, बट जी बिजनेस 2020 का चैंपियन। ऐसे कुछ चुनिंदा हाइलाइट्स जिसकी वजह से ये साल स्पेशल रहा है हम सब के लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे चैनल के लिए और हमारे मार्केट्स और देश के लिए भी। कोरोना संकट में ट्रेडर्स को बचाया। 8 दिनों के दाव के मुंह ने मुझे पूरा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दे दिया कि बेटा लगा ले 25 साल की इज्जत दाव पे, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये साफ डिस्कंफर्ट दे रहा है कि बड़ा गिरने को तैयार है। बिल्कुल। और तब आप ऐसा बोल्ड कॉल ले पाते कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना। प्लीज कुछ मत लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, मत लीजिए। ऐसा ना हो कि लोगों को खून के आंसू पीने पड़े। शब्दों पे गौर करिए, खून के आंसू। शॉर्ट ब्लास्ट SIP, नया आइडिया
तगड़ी रिसर्च। अगले 6 हफ्तों के लिए करनी है शॉर्ट प्लस SIP। 6 साल के बाद भरपूर पैसा कमाएंगे। 7,500 के बॉटम पर इन्वेस्टर्स को कराई एंट्री। आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अगले 6 महीने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। 3 लेवल आपको दिए हैं। इस हर एक लेवल पर निफ्टी जब आए आपको अपना 20% पैसा लगा देना चाहिए। इतिहास में पहली बार हमने बनाया बॉटम का फॉर्मूला। अगर आप कहीं भी गूगल करके कितनी भी बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि बॉटम कैसे बनता है। उस फॉर्मूला के हिसाब से 7,610 पर जो बाजार बंद हुआ है 24 मार्च को, वो बाजार का बॉटम बन चुका है। पैसा सिर्फ बचाया नहीं, किया मालामाल। मालामाल वीकली वाकई में मालामाल कर रही है। LG वाला कल 20% सर्किट लगने के बाद आज फिर से 16% ऊपर है। डिविडेंड, बायबैक, डीलिस्टिंग की एक्सक्लूसिव रिसर्च। देखिए हमारा कैलकुलेशन तो कहता है कि जो बायबैक है वो 2900 से 3,000 रुपए प्रति शेयर के बीच में आ सकता है। इसने न सिर्फ दमदार नतीजे दिए बल्कि बायबैक भी उम्मीद के मुताबिक, कल शायद हम अकेले थे जो ये कह रहे थे कि बायबैक 3,000 रुपए के आसपास आ सकता है और एग्जैक्टली 3,000 के आसपास आया। बायबैक ओवरऑल 13,500 से 14,500 करोड़ का होना चाहिए और जो फाइनल प्राइस निकल कर आ सकती है वो ऑलमोस्ट 390 से 400 रुपए के प्रति शेयर के भाव पर आ सकती है। हमारी रिसर्च टीम बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। आप देखिए विप्रो में भी हमने कहा था कि 400 रुपए के आसपास का बायबैक आना चाहिए, एग्जैक्टली 400 रुपए की प्राइस आई। तो 4% का बायबैक, 150 से 200 करोड़ का खर्चा और 225 से 240 रुपए का भाव है जिस रेट पे बायबैक आने वाला। और आपने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोजिशनल तौर पर हो सकता है। NIT लिमिटेड एक बार फिर से बिजनेस की जो रिसर्च है वो सटीक निकली है और आप देखिए हमने 225 से 240 की रेंज दी थी NIT लिमिटेड के बायबैक की, एग्जैक्टली बायबैक 240 पर आया। पहली बार शेयर बाजार पर 2 बड़े स्टिंग ऑपरेशन। कई बार क्या होता है हम रोज खरीदने बेचने की, लेने बेचने की बातें करते हैं, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन कुछ काम करके आपको हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। उनमें से एक ये काम है जो हमने ऑपरेशन मार्केट माफिया में किया, दूसरा काम वो है जो हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली में किया। इसमें ऐसा लगता है कि हाँ हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं, अगर हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, उस जर्नलिज्म के जरिए सोसाइटी का, समाज का, देश का अगर कुछ भला कर सकते हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है उसको उजागर कर सकते हैं, तो वो करने की कोशिश हमारी टीम ने की है। जी बिजनेस बना नंबर 1। दिल से बहुत शुक्रिया सारे दर्शकों का इतने प्यार और विश्वास के लिए। इस कोशिश में हमारा साथ देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और दीप आपको और पूरी टीम को, सारे एक्सपर्ट्स को और जी बिजनेस के सारे दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बधाई। 2 साल बाद ये तस्वीर देखने को मिली है स्क्रीन पर जब हम भी दम लगाकर दिल से इन सारे आंकड़ों को फ्लैश कर रहे हैं। और ये इस तस्वीर की तो सर अब तो आदत ही बन गई है, अब तो हमने चर्चा भी करनी बंद कर दी है इसके बारे में। बट बहुत बधाई। इतना ज्यादा इवेंटफुल ईयर रहा सर और इतनी सारी चीजें हम सब ने साथ में अचीव करी। इन सब से अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं सर, तो इन सारे इवेंट्स में से आपके लिए सबसे यादगार मोमेंट कौन सा था? सबसे पहले तो दीप ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि आपने इतनी मेहनत करके ऐसा एक वीडियो और ये पूरा तैयार किया है फुटेजेस के साथ में और सारी बाइट्स निकाल कर। मुझे भी पता नहीं था कि आज ये आने वाला है। लेकिन यादगार मोमेंट, अब ऐसे तो देखिए आप प्रोफेशनली मुझे पूछेंगे तो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा यादगार रही। एक तो ये कि जब बाज़ार में तेज़ गिरावट शुरू हुई थी तब हमने बहुत टाइमली एग्जिट करने के लिए कहा और लोगों को कहा कि नहीं खरीदना है, और उसमें काफ़ी लोगों के पैसे बचे। और दूसरा यादगार मोमेंट आप कह सकते हैं कि जब बाजार बॉटम पर आया और उस समय मुझे अच्छे से याद है जब मैंने कहा भी था कि जब जिस दिन 7,610 का क्लोज हुआ था कि मैं अपना 40% कैश आज डाल रहा हूँ, आप भी डालिए। इससे ज़्यादा आप किसी को कह नहीं सकते पैसा डालने के लिए। तो 80-85% तक का इन्वेस्टमेंट उस दिन तक हो गया था और तब हमने ये जो रिसर्च की कि बाजार का बॉटम कैसे बनता है, वो कॉन्फिडेंस जो आया रिसर्च के साथ में और बाजार के डायरेक्शन के साथ में, तो प्रोफेशनली आप ये कहेंगे तो ये 2 बड़े मोमेंट थे इस 2020 के जो मैं ज़िंदगी भर याद रखना चाहता हूँ कि हाँ एंट्री और एग्जिट अगर आप सही कर पाए। लेकिन पर्सनली आप मुझे पूछेंगे तो लास्ट वाली बाइट जो जब आपका चहेता चैनल आप सबके एफर्ट्स की वजह से, हमारे सारे पैनलिस्ट और हमारी टीम की एफर्ट्स की वजह से नंबर 1 बना। कोई सोच नहीं सकता था कि 15 साल बाद 20 साल बाद कोई एक ऐसा प्लेयर भी आ सकता है जो बड़े जमे हुए
चैनल्स को चैलेंज करके नंबर 1 बन सकता है। तो अगर आप में एक जुनून है, पैशन है, वो कहते हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो वो पत्थर उछाल कर हमने आसमान में सुराख करने की कोशिश की। उसके लिए हमारे सारे दर्शकों का इस नए साल की शुरुआत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दीप, आपका, हमारे सारे एक्सपर्ट्स का, पूरी टीम का, जिनकी बदौलत हम 2020 के साल को ज़िंदगी भर याद रखेंगे, ऐसा साल बनाए। तो थैंक यू वेरी मच दीप। और थैंक यू आपका अनिल जी, और आपने प्रोमो के लिए मुझे थैंक किया सर। एक्चुअली मेरा इसमें कुछ रोल नहीं था, सिर्फ टॉस करने का था। ये हमारी पूरे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, पीसीआर, एडिट टीम और बाकी जितनी भी ऑफ एयर टीम्स है, उन्हीं का योगदान था, जिसकी वजह से एक शानदार प्रोमो बना सर। बिल्कुल, चलिए आइए अब हमारे एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल और शुरुआत करते हैं पिक ऑफ द डे के साथ। बिगुल। कुणाल जी और राकेश जी कल ही की तरह अपनी शोले वाली यारी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए जॉइंट पिक, और अब मैं कह भी नहीं सकता कि काम कम किया, क्योंकि इनकी जॉइंट पिक कमाल करती हुई दिख रही है। जब तक कमाल कर रहा है, कमाल हो रहा है, तब तक कोई चिंता की बात नहीं। तो बताएं सर, गुड मॉर्निंग आप दोनों को, आपकी जॉइंट पिक। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात, दोनों को, अनिल जी आप सभी को, सारे पैनलिस्ट को, अनिल जी साल के अंतिम ट्रेडिंग सेशन में अंतिम दिन पर मेरी ओर से अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी। और देखिए अनिल जी, आपने ये जो प्रोमो दिखाया, सबसे पहले तो अनिल जी आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो आज साल के आखिरी दिन नई शर्ट पहनने के लिए आपको बधाई। और अनिल जी देखिए, ये जो पूरा साल रहा है, अभी हमने प्रोमो देखा, प्रोमो से देखिए अनिल जी कई सारी पुरानी यादें ताजा हो गई, लेकिन अनिल जी इसमें दो चीज छूट गई अनिल जी। देखिए, एक तो सबसे पहले जब ये कोरोना क्राइसिस बिल्कुल नया नया था और किसी को अनुमान नहीं था कि ये इतना ज्यादा विकट होगा, उस समय जब कैलिफोर्निया में पहले केस आए थे अनिल जी, तब आपने इसकी संजीदगी के बारे में कहा था कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये जो है ये काफी बड़ी समस्या बनेगा। तो उस समय अनिल जी बहुत कम लोगों को अनुमान था कि इसकी कितनी गहराई होगी। तो अनिल जी बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि सारे दर्शक आपको याद करते होंगे। और दूसरी बात अनिल जी ये रही है कि इस साल अनिल जी इतने बड़े संकट के बावजूद भी जब लोग इतने हताश हो गए, सबको अनिल जी जो पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों ने दी है, मस्ती की पाठशाला और जो तमाम चीजें आपने की अनिल जी, आपका मुस्कुराता चेहरा देख करके, तो अनिल जी लोग अपने गम भूल गए, अपने नुकसान भूल गए। तो ये अनिल जी सबसे बड़ी उपलब्धि है इस साल की। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये आप सबके प्रयासों के बदौलत हुआ, ये तो मैं भूल ही गया था कि मस्ती की पाठशाला, ये भी तो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है कि हाँ, हम बिजनेस चैनल पर भी इस तरह के हल्के फुल्के प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि जनरल न्यूज़ चैनल, जो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल पर आने वाले प्रोग्राम्स को टक्कर दे सके, उस लेवल की और विशुद्ध ह्यूमर, जिसमें कहीं कोई ऐसी मिलावट नहीं, कहीं कोई कैसे कहते हैं ना कि डेरोगेटरी थिंग्स नहीं है, जो सबको पसंद आए और आप फैमिली के साथ आराम से देखें। तो इस सब के लिए भी आप सबका शुक्रिया, क्योंकि मैं टांग आप लोगों की खींचता हूँ और आप खिंचवा लेते हैं, ये बड़ी बात है। बताया जाए, चलिए शुरुआत करते हैं पिक्स के साथ। कुणाल जी बोलिए। अनिल जी देखिए, अभी आपने कहा था कि सरकारी कंपनियों का दौर है। अनिल जी मेरा ये मानना है कि ये जो आने वाला साल है, इसमें सबसे बड़ी तेजी आपको सरकारी कंपनियों में देखने को मिलेगी। तो आज साल के अंतिम दिन अनिल जी एक सरकारी कंपनी मेरी और राकेश जी की जॉइंट पिक है, इसमें हमने कल एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा और एक बड़े मेजर लेवल के ऊपर ये एक स्टॉक बंद हुआ है। स्टॉक का नाम है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, जो कि हमारी जॉइंट पिक ऑफ द डे है। बड़ा दमदार ब्रेकआउट हुआ है, हमने बड़ी तेजी MTNL में, SCI में देखी है, और अब बारी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन की है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, कल क्लोजिंग समय का अच्छा ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को लेने की राय है। 324 324 का स्टॉप लॉस है, 350 पहला टारगेट, 360 दूसरा टारगेट, और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन है हमारा पिक ऑफ द डे। ओके, तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की राय है इस वक्त आपके लिए। कुणाल जी और राकेश जी दोनों की तरफ से खरीदारी करके चलें, ये है आपके लिए। आइए पालिया साहब से भी लेते हैं उनकी पिक। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी जो आज पिक ऑफ द डे रहेगी वो रहेगी आइशर मोटर।
ये स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 7-8 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला। कल करीब 2.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है और स्टॉक ने कंफर्टेबली अब 2500 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि इसका एक हर्डल था। वो उस हर्डल को क्रॉस करके कल स्टॉक पे काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली और 2500 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखा है। तो आयशर मोटर बाय करना है। कैश लेवल आज बताऊंगा 2517 के आसपास क्लोज हुआ है। इसमें स्टॉप लॉस रखना है 2490 का और टारगेट ड्यूरिंग द डे मुझे लगता है आना चाहिए इसमें 2570-2580 तक के टारगेट। तो आयशर मोटर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ऑटोमोबाइल पैक से और आज मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा एक रैली दिखाना चाहिए 2570-2580 के टारगेट के लिए। ओके, 2570 2580 ये दो टारगेट रखें और खरीदें आप आयशर मोटर्स को। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर आपका स्टॉक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, दीप वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जो कि एक अच्छे करेक्शन के बाद वापस एक बार बहुत अच्छे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स के साथ कल में बढ़त देखने को मिली। मुझे लगता है कि ये बढ़त कंटिन्यू होती नजर आएगी। मेरा स्टॉप लॉस 1590 का रहेगा, 1615 का क्लोज है और 1 से 2 दिनों का अगर ट्रेड लेते हैं तो मुझे लगता है कि 1690 1700 के लेवल्स वापस एक बार टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। ओके, 1590 के छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर 1690 1700 के टारगेट के लिए करें खरीदारी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। सुमित जी नमस्कार, बताएं सर आपका क्या इरादा है? नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अनिल जी जो वीडियो दिखाया उसमें बहुत सारी यादें ताजा हो गई। उसमें ये भी याद आ गया कि 2020 में हम कैसे एक पिंजरे में कैद होके रहे हैं और कैसे हमने एक नई टेक्नोलॉजी के साथ नई चीजों के साथ वर्क करना सीखा है। तो बहुत कुछ सीखने भी मिला, बहुत कुछ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी रहा। तो ये एक यादगार और एक हिस्टोरिक ईयर बन के रह जाएगा और अब मेरे को लगता है 2021 में जब एंटर करेंगे तो एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए। और ये जो 2020 में मेन हमको लॉकडाउन का सीन देखने को मिला, इससे पूरा एंड होके एक नई लाइफ जीने को मिले खुल के, यही उम्मीद रहेगी। तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को अनिल जी। अब जो अनिल जी पिक ऑफ द डे स्टॉक है वो भी 31st और न्यू ईयर की थीम से रिलेटेड है। आज रात को लोगों के हाथ में ये स्टॉक झूमेगा, यानी इसके प्रोडक्ट्स झूमेंगे और आज शेयर मार्केट के अंदर ये स्टॉक झूमना चाहिए। स्टॉक का नाम है यूबीएल। यूबीएल के अंदर अनिल जी मेरे को लग रहा है कि यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर है, उसके बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट आया और फिर वापस से इसने एक यूटर्न मारा है। तो 1155 1160 के आसपास यूबीएल में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। 1130 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। 1190 और 1225 ये दो टारगेट्स यूबीएल के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो यूबीएल के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये एक और मजबूत स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। यूबीएल यहां से तेजी बनने की और पूरी संभावना। सेठी साहब भी हमारे साथ हैं। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपके पिक नहीं आपके पिक्स ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो आने वाले नए साल के लिए आपको, दीपांशु को, पैनल में बैठे सभी एक्सपर्ट्स को और जो सबसे खास जी बिजनेस के जो लाखों करोड़ों दर्शक हैं उनको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस 2021। अनिल जी आपका वीडियो देखा, चैंपियन ऑफ 2020, बहुत ही शानदार वीडियो और कमाल किया आपने एक्चुअली। वैसे तो ये जो साल था ये भूल जाने वाला साल था, बहुत ही दुख भरा साल था, लेकिन जो शेयर मार्केट के निवेशक है, जो ट्रेडर्स है, अगर उन्होंने आपके समय समय पे बताए हुए जो भी आपके रिकमेंडेशंस थे उनको अगर फॉलो किया होगा तो ये जो आपने एक पंचलाइन मैंने देखी कि निवेशकों को बचाया ही नहीं बल्कि उनको मालामाल किया, मुझे लगता है पिछले 15-20 साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स उनके बने होंगे। हेड्स ऑफ टू यू अनिल जी, सही समय पे नहीं लेना है, सही समय पे शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी करना है, कमाल कर दिया आपने अनिल जी। बाकी जहां तक अनिल जी आज के बाजार का सवाल है, एक वोलेटाइल सेशन रहना चाहिए। आज एक एफएनओ की एक्सपायरी है और ये एक्सपायरी बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपायरी है। ये वीकली नहीं, मंथली नहीं, ईयरली नहीं, इस डिकेड की लास्ट एक्सपायरी है। तो बाजार थोड़े वोलेटाइल रहेंगे, कोई भी गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। जो मेरा आज का पिक ऑफ द डे रहेगा अनिल जी वो एक मेटल स्टॉक है, एनएमडीसी। जिस तरह से स्टील सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी तेजी चल रही है, स्टील स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं, स्टील की डिमांड बढ़ रही है, तो जो स्टील का रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी एनएमडीसी, मुझे लगता है बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहेगा इसका। आयरन ओर के प्राइसेस भी आसमान छू रहे हैं और एनएमडीसी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, डिविडेंड यील्ड है क्लोज टू 5%। मुझे लगता है करंट लेवल्स जो 115-16 के लेवल्स हैं यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। आज का मेरा इसमें टारगेट है 122 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 112 रुपए का। बट मुझे लगता है इस क्वार्टर के नतीजे तक इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। सब्सटेंशियल अपसाइड
इस स्टॉक में बिल्कुल देखे जाने चाहिए। इसके अलावा 3 स्टॉक्स में ऑटो स्पेस से रेकमेंड करना चाहूंगा, बिकॉज कल दिसंबर महीने के ऑटो सेल्स के नंबर्स आने लगेंगे और मुझे लगता है जिस तरह से सभी ऑटो कंपनी ने प्राय 1 जनवरी से प्राइस बढ़ाने की बातें करी है, मुझे लगता है उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो खरीदारी हुई होगी ऑटोमोबाइल्स में, उसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो पहला स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स, जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। फिर बजाज ऑटो भी मुझे काफी पसंद आता है, बजाज ऑटो में खरीदारी करनी है। और तीसरा मारुति। इन तीनों स्टॉक्स पे आज खरीदारी करनी चाहिए और कल ऑटो सेल्स के नंबर्स मुझे लगता है इन तीनों कंपनियों के अच्छे रहेंगे, तो एक अच्छी तेजी बनेगी। और फाइनली औरोबिंदो फार्मा जो कि कल 907 पे बंद हुआ, उस पर भी खरीदारी करने की सलाह दी। तो ये हैं स्टॉक्स तमाम जहां पर आपको करना है फोकस। एनएमडीसी तो पिक ऑफ द डे है ही, लेकिन उसके अलावा मारुति, बजाज ऑटो 2 स्टॉक्स हैं जो मजबूती दिखा सकते हैं और औरोबिंदो फार्मा पर भी रखें आप फोकस। यहां पर भी आगे खरीदारी की पूरी संभावना।